Okay, so let's start our lecture 2.3. Can anybody see my lecture? All of you, please let me know. Yes, sir. क्या है जरा पढ़ो, पहली दूसरी लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन. Theorem 8, the invertible matrix theorem. वेरी गुड, सही है. ठीक है, इसका जो निक नेम होगा ना फ्यूचर में, वो ये होगा IMT. समझ गए ना? I से मतलब इन्वर्टेबल, M से मैट्रिक्स, T से थ्योरम. तो अभी आप देख रहे हैं इसमें कितने बुलेट्स हैं, A से लेकर L तक हैं. ठीक है, तो इसमें और बुलेट्स भी ऐड होते जाएंगे. और हम इस किस्म की थ्योरम एक पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये थ्योरम स्पेसिफिक है. ये देखें क्या है, ये n/n है. ठीक है, ये n/n है, जो मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में है. तो इससे पहले जो चल रहा था वो ये चल रहा था, याद है क्या चल रहा था? n/m. असल में ये इसलिए n/n किया है कि n/m का तो इन्वर्स नहीं होता ना. इन्वर्स की पहली शर्त यही है कि रोज एंड कॉलम्स क्या हो, सेम हो. ठीक है, तो देयरफॉर दिस इज ए रिस्ट्रिक्शन कि ये जो IMT है, जाहिर है IMT का मतलब क्या है, इन्वर्टेबल, तो कम से कम स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी चाहिए ना. तो दैट्स द रीजन कि ये सारी के सारे जो कंडीशन है ना 8-9, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में. अच्छा, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके थे, इक्विवेलेंट. एक और थ्योरम में ये लफ्ज आया था इक्विवेलेंट. तो किसे याद है क्या मतलब है इसका इक्विवेलेंट का? जल्दी बताओ. हेलो फ्रॉम अदर साइड. सर ये तो ऑल पॉजिटिव होंगी, ये तो ऑल नेगेटिव होंगी. ये तो तमाम कंडीशन ट्रू होंगी, ये तो तमाम फॉल्स होंगी. हाँ, आप सही कहा आपने. वो जुमला भी सही था, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप 1 और -1 के भी ये कहें कि या तो ऑल कंडीशंस आर ट्रू या ऑल कंडीशंस आर फॉल्स. ठीक है, ठीक, आपको तो नजर आ रहा है ना? हाँ, सही. ठीक है, सो लेट्स से देखिए, मिसाल के तौर पे नंबर ए में क्या लिखा हुआ है. फर्ज कर लेते हैं कि ये कंडीशन जो है वो ट्रू है. कौन सी ट्रू है? ए इज एन इन्वर्टेबल. तो फिर ये सारी कंडीशनें भी ट्रू होंगी. बहुत सिंपल है. इसलिए सिंपल है कि अगर ए इन्वर्टेबल है तो आपको याद है ना इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं. ए के साथ आई रखते हैं, फिर इसको रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो आई जो है वो आई में चेंज हो जाती है, और ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? ए इनवर्स. इसका मतलब है ये भी ट्रू हो गया. कौन सा? ए इज रो इक्विवेलेंट टू आई एन. यकीनन अब आप सी भी ट्रू हो गया, इसलिए कि जब ए आई बन गया तो हर रो में क्या है? ए के पिवट एलिमेंट है ना, जब भी तो आई बना है, वरना नहीं बनता. ये भी ट्रू है. इसलिए ट्रू है कि जब हमने कहा ना स्मॉल ए इज ट्रू, यानी ए इज इन्वर्टेबल, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप एक काम कर सकते हो ना, लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स 0. ओरिजिनल तो ये लिखा हुआ था ना, ए एक्स इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट साइड जो है वो क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा, और राइट साइड क्या हो जाएगा? 0. तो हमें पता है कि होमोजीनियस का जो सोल्यूशन है वो 0 होता है, ऑलवेज होता है, लेकिन 0 के अलावा भी कुछ हो सकता है. लेकिन अगर A इज इन्वर्टेबल तो फिर AX इज इक्वल टू 0 का सिर्फ क्या सोल्यूशन आएगा? ट्रिवियल 0 0. सही है. ओके, तो मतलब कहने का ये है कि अगर A ट्रू है ना तो बाकी सब ट्रू होंगे. राइट, ठीक है. मिसाल के तौर पर ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा. ये जो मैंने आखिर में टिक लगाया, कोई सा पढ़े वहां अक्रॉस द अदर साइड, क्या क्या टिक लगाया है? कौन सी ये लाइन है जो हम रीड कर रहे हैं या समझ रहे हैं? हेलो, ये सिंपल है ना यार. कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एन, यानी आर एन का हर कॉलम जो है वो ए के कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. और फिर ये भी हो जाएगा कि ये जो हमारे पास लीनियर, देखिए मैट्रिक्स जो ए है ना, मैंने कई दफा बताया था कि ये बहुत सारे इसके मतलब पहलू हैं. ये इन्वर्टेबल भी होती है, ये सिस्टम भी बनाती है, इनहोमोजीनियस भी बनाती है, होमोजीनियस भी बनाती है, और फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट्स करती है. तो अगर कंडीशन ए ट्रू है तो फिर ये मैप जो है ना, कहने का मतलब है कि आर एन का हर एलिमेंट जो है ना उसकी एक मैपिंग होगी. और कन्वर्सली जो इसका को डोमेन
एंड रेंज होगा वो क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। और ये कंडीशन तो वही है ना यार कि अगर आपके पास ए इन्वर्टेबल है तो उसका एक लेफ्ट इनवर्स भी होगा और उसका एक राइट इनवर्स भी होगा। ये लेफ्ट इनवर्स है सी और ये क्या है, राइट इनवर्स है। और अगर ए इन्वर्टेबल है तो यकीनन उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। सही है, तो ये थ्योरम समझ गया ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम। सो लेट्स गो दी सेकंड नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है जनाब, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमारा स्लाइड 1 था, अब हम 2 पे। ओके लेट्स सी क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है जी। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। ए का हमें इनवर्स से नहीं दिलचस्पी, हमें एग्जिस्टेंस से दिलचस्पी है। देखें अगर हमें इनवर्स निकालना होता तो हम ये करते हैं ना, ए के साथ आई रखते हैं और इस पे रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो हमें हमारे पास क्या आ जाता, अगर ये आई बन जाता तो ये वाला पोर्शन क्या होता, राइट वाला ए इनवर्स हो जाता। तो हमें इससे नहीं दिलचस्पी, मतलब हमें सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि विल इट एग्जिस्ट, एक्चुअली क्या है उससे दिलचस्पी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा लेस वर्क करना है, फुल काम नहीं करना, ठीक है। लेस वर्क का मतलब ये है कि आप ए को लें और इसको रिड्यूस करें इक्वल फॉर्म में। तो देखिए अगर आप रिड्यूस करेंगे ना तो ये आ गया, पहली रो का पिवट एलिमेंट है, दूसरी रो में भी पिवट एलिमेंट है, तीसरी रो में भी पिवट एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि फॉर दिस ए हैज ए पिवट इन एवरी रो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछली थ्योरम थी उसमें ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट है भाईजान, बताएंगे कौन सा पार्ट ट्रू हो गया? ये वाला ए हैज एन पिवट पोजीशन, ठीक है ना। इसलिए कि ए का ऑर्डर क्या था, 3/3 थे ना, यहाँ पर एन क्या 3 है। तो आपने देखा ना अभी अगले स्लाइड में क्या देखा था कि ए के जो है ना वो 3 पिवट पोजीशन आ गई थी। इसका मतलब ये ट्रू है, इसका मतलब है सारी स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज एन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यही पूछा गया था ना उसमें, ठीक है। तो हमने बजाय ये कि पूरा काम करने के कि इन्वर्स निकाल कर देंगे, अगर इन्वर्स निकल गया फिर तो हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा इन्वर्टेबल है। तो यहाँ पे हमें पूरा काम नहीं करना था, हमें सिर्फ गारंटी चाहिए थी कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम यहाँ पर आगे रुक गए। जैसे ही हमने देखा कि ए में 3 पिवट एलिमेंट्स हैं, हमने कहा सारे बुलेट्स यहाँ पे ट्रू हो गए, लिहाजा पहला बुलेट्स भी ट्रू हो गया। ठीक है जी, चलते हैं आगे। हाँ, ये भी हो गया है। अब जरा इधर चलते हैं नंबर 3 पे। ओके जी, चलिए साहब अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगेन ये एग्जाम्पल भी जो है ना ये देख रही है कि हाउ गुड यू आर इन यूजिंग दैट IMT, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स थ्योरम को आप यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। ओके हाँ जनाब, H के बारे में क्या फरमाया गया है कि H इज 5/5। तो इसका मतलब है 5 एंट्रीज यहाँ है, 5 एंट्रीज यहाँ है एंड सो ऑन। चलें सारी लिख लेते हैं यार, कौन सी देर लगेगी। ये क्या हो गया, 5/5 हो गया ना। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एक वेक्टर है V जो लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इसको यूज करते हुए आप बताएं कि ये जो Hx इज इक्वल टू 0 है, इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है। यानी एक सोल्यूशन तो सबको पता है ना, 0 0। आपको ये बताना है कि 0 0 के अलावा भी कुछ है या नहीं। H के नंबर नहीं दिए गए, सिर्फ एक चीज बता दी गई है कि ये 5/5 है। दूसरी ये बता दी गई है कि एक वेक्टर ऐसा है V जो इन 5 कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। क्या नहीं है? 5 कॉलम्स का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है।
तो आप इसके बारे में बताएं। इसका मतलब ये है कि अब हम वापस चलते हैं, कहाँ चलते हैं, उसी थ्योरम की तरफ चलते हैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, राइट। तो अगर आप वापस जाएं, जो कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको उसका बुलेट बता देता हूं। बुलेट ये है कि ये जी एच, मैं एच को यहाँ लिख देता हूं, छोटा सा है एच। एच ये है दी कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एन, द कॉलम्स ऑफ, यहाँ पर एक ही जगह एच आ गया, कॉलम्स ऑफ एच स्पैन आर एन, एन की जगह 5 हो गई, ये एच है। और डी ये था, डी ये था, hx0 has only the trivial solution, hx is equal to 0 has only the trivial solution। सही है जनाब। देर वर मेनी बुलेट्स, 2 बुलेट्स ये थे। अब इस जुमले का क्या मतलब है, देर इज ए वेक्टर, हाँ आप ऐसे करो, उस तरफ बैठो ताकि वो मैं दोनों तरफ फोकस करूं, बिल्कुल उधर कोने पे चले रहा। ओके जी, हाँ ये सही है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, देयर इज ए वेक्टर विच इज नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ एच, ये जो स्टेटमेंट है ये एच को ट्रू कर रही है, फॉल्स कर रही है? जल्दी बोलो यार, हेलो, कौन है उधर यार, कोई नाम बता दो ताकि मैं उसका नाम लेके बोलूं। घर में कौन कौन बैठा हुआ है? हेलो, जरा देखना पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है। मेरा माइक ऑन है या ऑफ है? हाँ भाई हमजा, वेयर आर यू? जी सर। बताओ ना, मैंने ये कहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ना सर, कि V in R is not a linear combination of the columns of H, ये स्टेटमेंट इस H वाले को ट्रू कर रही है या फॉल्स कर रही है? फॉल्स कर रही है ना, इसलिए कि वहां लिखा हुआ है कि एक वेक्टर ऐसा है जो H के स्पैन में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गई। फॉल्स का मतलब ये है कि hx is equal to 0 has only the trivial solution, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। इसका मतलब है hx is equal to 0 has infinitely many solution, ठीक है जी, राइट। नॉट ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस द कॉलम्स आई डू नॉट, ये वही चीज है, डू नॉट स्पैन Rm। सो बाय इनवर्स थ्योरम hx0 has, क्या लिखूं यहाँ पे, infinitely many solution, ठीक है। ये था बस, मतलब है कि हम IMT थ्योरम के आपको यूज बता रहे हैं, ठीक है। देखिए समटाइम्स हमें इससे दिलचस्पी नहीं होती कि इनवर्स क्या है, बात थ्योरम सिर्फ गारंटी चाहती है कि समथिंग इज इनवर्टेबल। सिमिलरली समवेयर हमें सिर्फ इससे दिलचस्पी होती है कि जो होमोजेनियस सिस्टम है इसका एक सोल्यूशन है या मेनी, एक्चुअल नहीं हमने इंटरेस्ट के, अगर मेनी है तो कितने, सिर्फ गारंटी चाहिए। तो इन केसेस में आप पूरा काम नहीं करते बल्कि आधा काम करके, आधे से मुराद है जब तक कोई स्टेटमेंट IMT में ट्रू या फॉल्स ना हो जाए करते रहते हैं। जैसे ही कोई फॉल्स हुआ तो सब फॉल्स हो गए, उसमें आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल जाएगा। अगर कोई एक बुलेट ट्रू हो गया तो सारे बुलेट ट्रू हो गए, इसमें भी फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, ऑलराइट, ओके जी। ऑलराइट, ओके, अब हम चलते हैं दोबारा से, इसको लेते हैं, किसको लेते हैं, इन्वर्टेबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखें इसमें दो चीजें हैं, एक है लीनियर और एक है इन्वर्टेबल, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपके पास अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, सही है, इसका मतलब दो चीजें होंगी। नंबर 1, ये n/n होगी, इसलिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, ठीक है। क्योंकि इन्वर्टेबल लिख दिया है तो A इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब आप जरा बात सुनिएगा और से, मैंने आपको क्या बताया था, जो मैट्रिसेस है ना इनके बड़े मतलब है यूज,
एक यूज तो यही है ना कि आपका सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इजिकल टू बी। दूसरा यूज ये आ गया था कि अगर ए है तो उसका डिटर्मिनेंट भी होगा। तीसरा ये था कि अगर ए है तो ए इनवर्स भी होगा। एक और यूज भी ये था कि ये जो ए है ना वो सारा ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं? आर एन इस केस पे क्या होगा, यहाँ पर आपने एक वेक्टर लिया एक्स, एक मैट्रिक्स इमेजिन करें आप जो क्या है ए, तो ये इसको कहाँ ले जाएगी भाई, इस एक्स को, इसकी इमेज क्या होगी, ए एक्स होगी। ठीक है, अच्छा जनाब, ये वाला अच्छा अब यहीं पे रुके रहे हैं आप। आपके पास अगर ये वाली कंडीशन है ना इन्वर्टेबल, तो ए है तो ए इनवर्स भी होगा। अच्छा अब अगर मैं इसके ऊपर ए इनवर्स लगा दूं, तो आपको पता है ना प्रॉपर्टीज का, ए इनवर्स ए एक्स का मतलब क्या है? ए इनवर्स ए एक्स का मतलब यही है ना यार कि पहले आपने किसी दो को मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर आप पहले दो को मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना, तो आपके पास एक्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पास दो जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई हैं, एक ए आ गया है, एक ए इनवर्स आ गया है। मगर आप और करें, अगर आप एक्स पे ए लगाएंगे तो ए एक्स पे पहुंचेंगे, और ए एक्स पे ए इनवर्स लगाएंगे तो वापस एक्स पे आ जाएंगे। आप एक और काम भी कर सकते हो कि अब आप इमेजिन करो कि आप ये वाला काम कर रहे हो। कौन सा वाला काम कर रहे हो? ये एक्स है, आप इस पे ए इनवर्स लगा रहे हो, ठीक है, और फिर आप कहां पहुंच जाओगे, ए इनवर्स एक्स में। अब आप इस पे ए लगा रहे हो, तो जब ए लगाओगे तो ये चीज किस पे चली जाएगी, ए इनवर्स एक्स पे चली जाएगी, और वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। या सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर हो और इन्वर्टेबल हो, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, और उसका जो इनवर्स है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एक तीसरा भी मैट्रिक्स है, अगर गौर करें आप, बल्कि चौथा भी है, मैं चारों बताता हूं क्या है। ए तो ये क्या है, ये पहले वाली पिक्चर है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए इनवर्स ये दूसरी वाली पिक्चर है, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट पे है। ओके, अच्छा अब ये भी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, ए इनवर्स या ए इनवर्स ए, लेकिन ये दोनों आपको पता है ना, ए और ए इनवर्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब सीधा साधा ये है यार कि अगर ए से ए अप्लाई करते हैं तो एक्स कहाँ चला जाता है, ए एक्स पे। ए इनवर्स ऑफ ए एक्स क्या हो जाता है, वापिस एक्स हो जाता है। इसका मतलब है ए और ए इनवर्स जो है वो एक दूसरे की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई ना, ठीक है। ए और ए इनवर्स क्या हो गई, एक दूसरे की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो दूसरे लफ्जों में देखें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इन्वर्टेबल हो, इसलिए कि उसमें दो मसले आ सकते हैं ना। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 3/4, अच्छा पहले जरा मुझे ये बता दें कि ये जो 3/4 की मैट्रिक्स है ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं? हाँ भाई हमजा, तुम बताओ, तुम्हारा नाम याद हो गया। एक मैट्रिक्स है 3/4, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी या नहीं? ये यहाँ पे जो बैठे हैं ये सब कह रहे हैं नहीं कर सकती, तो मुझे बताओ क्यों नहीं कर सकती? मैंने पूछा क्या था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका पिवट से क्या ताल्लुक? ये देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये करेगी, ये पता है क्या करेगी, R4 के वेक्टर को, अब मेरे ख्याल आपकी समझ में आ जाएगा, कहाँ ले जाएगी, R3 में। कैसे ले जाएगी, यहाँ पर आप एक्स लोगे जिसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे, यहाँ ए होगा, यहाँ पे जनाब अली 3 कंपोनेंट्स नहीं होंगे, इसमें 4 कंपोनेंट्स होंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे x से 3 आ जाएगा। तो भाई ये करती है। कुछ और समझ रहे थे, अब ये भी आए हो ना तुम, नाश्ता करके आया तो। अच्छा जी चलें, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ना ये इन्वर्टेबल नहीं है, इसलिए कि इन्वर्टेबल तो वो होती है ना जिसका इनवर्स भी हो। तो
इसी तरीके से अगर a 3/3 लेंगे तो जरूरी नहीं वो भी इन्वर्टेबल हो, लेकिन अगर इन्वर्टेबल है तो फिर ये दोनों कंडीशनें क्या होंगी, सेटिस्फाइड होंगी ना, ठीक है। और ये a और a इनवर्स एक दूसरे का इनवर्स कहलाएंगे। एक मिनट, अगर आपको ये इतनी ही फजूल लग रही है तो दुनिया की जो वो फंक्शन होता है ना जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं वो सारे फजूल हो गए। एफ एक्स इजिकल टू एक्स का मतलब क्या है, 1 की इमेज 1, 5 की इमेज 5, तो सब बेकार हो गए। ओ भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले समझने की कोशिश करो, बाद लोग कुछ बात जिसे हम बड़ा फजूल समझते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो ट्रिवियल है ना मैपिंग कौन सी, ए इनवर्स इज आई, असल में आपको यही तो बता रही है कि अगर आप इसी एक R3 से R3 में जाते हैं, इसके जरिए से, ए के जरिए से, जो कि 3/3 है, देखें R3 से R3 जब ही जाएंगे ना जब ए क्या होगा, 3/3 होगा। तो आप जहां गए हो ना, जिसको आप रेंज कह रहे हो, वहां से वापस ओरिजिनल डोमेन में भी आ सकते हो, कौन लेकर आएगा? अगर यहां से, अगर आप लेफ्ट से राइट पे गए ना थ्रू ए, तो आप राइट से लेफ्ट में बाई ए इनवर्स आओगे ना, तो ये दोनों मिलकर क्या देंगे, आइडेंटिटी। तो ये बड़ी यूजफुल होती है भाई, इतना ना अंडर एस्टिमेट करो। ओके जी आगे चलें, ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे जाके बता दूं क्या होने वाला है। चलें इसको क्लीन अप करते हैं। चलें जी नंबर 4, नंबर 5। ओके, अब इसके बारे में आपको बताते हैं क्या हो रहा है। अच्छा देखें, अब भूल जाइए वो जो पिछले पेज पे पढ़ा था। पिछले पेज पे क्या पढ़ा था हमने, एक ए थी और एक क्या थी, ए इनवर्स, ठीक है। अब भूल जाइए आप, अब सिर्फ इतना याद रखें कि आपके पास एक आरएन है और दूसरा भी आरएन है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन है टी जो आपको यहां ले जाती है, एक्स कहां चला जाएगा, टी एक्स पे चला जाएगा, सही है। एक ट्रांसफॉर्मेशन एस है जो टी एक्स पे लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, एस ऑफ टी एक्स, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों चीजें बराबर हो, एस ऑफ टी एक्स और एक्स, जरूरी नहीं है बराबर हो, लेकिन अगर ये बराबर हैं तो फिर हम कहेंगे कि एस और टी एक दूसरे का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, सही है। और ये खेल उल्टा भी चल सकता है, यानी बजाय आप यहां से स्टार्टिंग ले रहे हो ना, आप यहां से भी स्टार्टिंग ले सकते हो, यानी यहां से एक एक्स ले लो, पहले वो एस पे जाएगा, फिर उस पर टी लगेगा, तो वापिस अगर एक्स पे आ रहे हैं, मतलब इनवर्स के लिए दोनों जरूरी होता है कि एस एंड टी। अच्छा, इसी को कहते हैं इन्वर्टेबल, कि अगर टी के साथ एक एस भी है जो इन दो कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इन्वर्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। यानी एस जो है वो इनवर्स है टी का और कन्वर्सली टी है इनवर्स एस का, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, ठीक है। सिर्फ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर दो ट्रांसफॉर्मेशन इन कंडीशनों को बिहेव कर रही है तो फिर वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इन्वर्टेबल। थ्योरम 9 ये कह रही है कि ये आपको याद है, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी क्या होती है, पहली तो बात है कि क्या लिखा हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको याद है ना कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना हमेशा एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो है क्या, ये कैसे आती है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी? ओ भाईजान भूलते जा रहे हो यार, अगर मैं इसका नाम ए रखूं तो ये इसी की तो बराबर होती है, किसके बराबर होती है, टी ऑफ E1, दूसरा क्या होता है, टी ऑफ E2 एंड सो ऑन। वो जो आइडेंटिटी वेक्टर होते हैं उनकी जो इमेजेस होती हैं, या उनका जो इमेज ही कह लें, और उनके जो कॉलम्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, ठीक है, राइट। सो ओके, कहते हैं कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना टी, अगर ये लीनियर है और इन्वर्टेबल है, तो फिर आपको जो एस है ना वो आप तो आप जो है ना, तो मैं दोबारा कहता हूँ, अगर टी जो है, मेरा ख्याल क्लीन अप कर लेता हूँ, ज्यादा ही हो गया कुछ यहाँ पे। अगर टी जो है वो Rn से Rn है और लीनियर है,
तो फिर ए भी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर ए इन्वर्टेबल है तो फिर हम टी को भी क्या कहेंगे, इन्वर्टेबल कहेंगे, इसलिए कि दोनों एक ही हो गए ना। इस केस में ये कह रहा है कि अगर इस टी को मैं ए से रिप्रेजेंट करूं तो मुझे एक एस मिल जाएगा जो ए इनवर्स से रिप्रेजेंट होगा और जो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी। वही बात है कि एस ऑफ टी बराबर एक्स के हो जाएगा और टी ऑफ एस क्या हो जाएगा, एक्स के बराबर हो जाएगा। यानी उसी चीज को ये एक नए अंदाज से पेश कर रहे हैं। वहां पर तो हमने सिर्फ ये बता दिया था ना कि अगर ए है तो ए इनवर्स भी होगा और फिर वो कंडीशन होगी सेटिस्फाई। यहाँ ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है और इन्वर्टेबल भी है तो फिर वो यकीनन ए से रिप्रेजेंट की जाएगी, और अगर ए से रिप्रेजेंट की जाएगी तो एक इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एस होगी जो ए इनवर्स से रिप्रेजेंट की जाएगी और उस कंडीशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है हाँ ये फिनिश हो गया। अब हम जो है ना वो 3.1 लेते हैं। चैप्टर 2 फिनिश हो गया बाय द वे। मैं भी आपको नोट्स देता हूँ जो यहाँ बैठे हुए। सो लेट्स गो डॉक्यूमेंट्स। चलें, आप कुछ कमेंट करना चाहें तो कर लें। क्या स्लो जा रहे हैं, तेज जा रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स जी बोलो। जी सर, पीडीएफ फॉर्म होती है नोट्स की कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर जी चाहिए तो? जी जी ये पड़ी हुई है, आप एलएमएस को जरा थोड़ा सा देखें जाके, इट इज देयर ऑन एलएमएस। सही है, थैंक यू सर। कभी एलएमएस पे गए हो भाई, चले जाओ, वहां मिल जाएंगी सारी। ओह माय गॉड, ये कौन से आ गए जनरलाइज्ड लीनियर मॉडल्स। चले खाली कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, सही कर लेते हैं इसको। नीचे है ये दो ना मुख्तलिफ नाम आ गए। ये वाली है 3.12। ओके अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, राइट। आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट्स तो पता चल गया ना, क्या है 2x2 का डिटर्मिनेंट्स। अगर मैं ये लिखा हुआ भी है बल्कि ये रहा 2x2 का डिटर्मिनेंट्स, कि अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, ए डी माइनस बी सी। यानी ये मल्टीप्लाई कर लें डायगोनल एंड ऑफ डायगोनल और डिफरेंस ले लें। ठीक है, ऑलराइट, सही है। और अगर देखें ये नोटेशन जो है ना मैट्रिक्स के लिए, तो डिटर्मिनेंट के लिए दो तरीके हैं। या तो ये कि आप इसको जैसे मिसाल के तौर पर ये है ना ए बी सी डी, ये क्या है भाई, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट अगर लेना है विच इज जस्ट वन नंबर, तो या तो डी टी लगा दें या फिर आप ये वाला कर लेंगे, ये वाला नोटेशन इस्तेमाल कर लें, वर्टिकल लाइन ए बी सी डी, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों क्या है, ये और ये बराबर हैं।
और इस केस में इसकी वैल्यू क्या है, AD माइनस BC, 2/2 के केस में। ठीक है, ये हो गई आपके पास मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा मसले ये है कि 2/2 में तो समझ में आ गई बड़ी आसानी से। 3/3 में भी डेफिनेशन है, कोई बताएगा क्या है 3/3 में डेफिनेशन? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम जो है ना जनरलाइज करेंगे, यानी ये जो फार्मूला है ना, ये सिर्फ 2/2 के लिए, 3/3 के लिए इससे डिफरेंट है, बल्कि सबके लिए एक ही फार्मूला है, लेकिन वो जरा थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चाहिए उसके लिए। तो नॉमेनक्लेचर उसकी ये होगी कि ये जो आपने अभी बताया है ना, आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, फर्ज कर लें यही वाली मैट्रिक्स है। कितने एलिमेंट्स है भाई यहाँ पर? 16। ठीक है, कितने हैं? 16। तो आप 16 सब मैट्रिसेस जो है ना ऑर्डर 3/3 की डिफाइन कर सकते हैं। 16 सब मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 कैसे कर सकते हैं भाई? वैसे तो बेशुमार तरीके हैं। सब का मतलब है छोटी, ठीक है, छोटी का मतलब ये है जब ओरिजिनल 4/4 है। अच्छा, सब मैट्रिक्स का ये मतलब नहीं है कि आप रेक्टेंगुलर लें, नहीं, वो भी स्क्वायर होगी। तो एक तरीका तो ये ना कि आपने पहला कॉलम हटा दिया और पहली रो और चौथा कॉलम हटा दिया, तो ये भी सब मैट्रिक्स है जो बाकी बची है। लेकिन हम इस किस्म की नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, नहीं मेरे ख्याल ये भी ले सकते हैं इसके अंदर, राइट। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ना कि मैंने 16 क्यों लिखा है। इसलिए लिखा है कि मैं अगर पहला कॉलम को हटा दूं, ये चलें सॉरी दोबारा से कहता हूं, थोड़ा सा मैं जरा क्लीन अप कर लूं। अगर मैं, हाँ जी बोलो सर, हमने जिस एलिमेंट का निकालना होता है हम उस एलिमेंट के रो और कॉलम को नेग्लेक्ट करते हैं बाकी मैट्रिक्स के हाँ लिए। मेरा ख्याल है ये ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी मतलब डेफिनेशन दी इन्होंने, इसलिए कि जो मैट्रिक्स है ना इसमें 16 एलिमेंट्स है ना, तो हर एक एलिमेंट से, जैसे A11 है तो A11 के करस्पॉन्डिंग भी आप एक सब मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। यानी ये असल में A23 जो है ना ये इस एलिमेंट के करस्पॉन्ड है, स्मॉल A23 के करस्पॉन्ड है। वो आगे की बात है यार, अभी तो इसको समझो ना, व्हाट इज कैपिटल A23, व्हाट इज ए स्मॉल A23, व्हाट इज ए। देखें तीन चीजें हैं यहाँ पे, ए और ए को जो है ना हम इस तरीके से लिखते हैं AIJ, ठीक है जी, फिर हम ये लिखने लगे AIJ। तो इन तीनों को समझो ना, ए का तो मतलब है गिवन है, इस केस में 4/4 है, AIJ का मतलब है उसके एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम A11 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ये कर रहे हैं इसको और इसको हटा देंगे, तो ये जो बचेगी ये क्या हो जाएगी, कैपिटल A11 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, A23, तो A23 का मतलब क्या है, सेकेंड रो गुड बाय एंड थर्ड कॉलम गुड बाय, क्या बचा 1 2 4 9 10 12 13 14 एंड 16। ठीक है जी, ऐसा करते हैं कि कम से कम दो और लिखते हैं, A43 और A44। चलो जल्दी से बताओ A43 क्या होगा? सर 4th रो होगी और 3rd कॉलम होगा। नहीं होगा नहीं, इसको निकाल कर होगा। A43 का मतलब है 4 रो को भूल 4 जाओ, और 3rd रो को निकाल के जो बचेगा। हाँ 4 रो को छोड़ दो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो मेरे ख्याल है इसको मैं डिलीट कर दूं। अब सही हो गया, ठीक है। 1 2 4 तो क्या होगा जी, 4 थर्ड 1 2 4 5 6 8 और 9 10 12। 1 2 4 5 6 8 9 10 12, ठीक है। ओके जी, ये हो गया 4 3, 4 को हटा दो, थर्ड को हटा दो। अच्छा अब हम ये कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, 4 4, इसका मतलब है ये हो गया। 1 2 3 5 6 ठीक है जी, 7 अब क्या हो गया, 1 2 3 5 6 7, 1 2 3 5 6 7 9 10 11, ठीक है जी। ओके चलें, क्लियर हो गया ना कि मतलब ये क्या कहलाती हैं, सब मैट्रिसेस कहलाती हैं, राइट। ठीक है, ओके ओके। देखिए
3 चीजें होती हैं, बल्कि 4 होती हैं। एक तो गिवन मैट्रिक्स है, फिर सब मैट्रिसेस हैं, राइट। अगर ए 10 बाई 10 है तो सब मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी, 100। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद एक आता है माइनर, और फिर एक आता है कोफैक्टर। तो ये बताएंगे कोई सा, व्हाट इज ए माइनर एंड व्हाट इज ए कोफैक्टर। ये जो आपने निकाला है ना AIJ, ये तो सब मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, n-1 बाई n-1, ठीक है। और ये कितनी होंगी, n स्क्वायर होंगी। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो ये कहलाती है माइनर ऑफ AIJ। क्या कहलाएगा, माइनर ऑफ AIJ। लेकिन कौन सा AIJ, स्मॉल वाला AIJ, ठीक है। ये कहलाएगा माइनर ऑफ AIJ, माइनर ऑफ AIJ। बट सर 3/3 का भी तो डिटर्मिनेंट सिंपली पॉसिबल नहीं, उसके लिए भी तो हमें वही रो और कॉलम का लगाना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप जा रहे हैं एक्चुअल फाइंडिंग, हम अभी थ्योरेटिकल फाउंडेशन बना रहे हैं, तो मैं वो बताऊंगा कैसे करेंगे, ठीक है। असल में होगा ये इसमें कि यही डेफिनेशन जो है ना आपको 5/5 से ले जाएगी 4/4 में, 4/4 से 3/3 में, और 3/3 से 2/2 में, और 2/2 को आपको पता है AD माइनस BC, सही है। तो ये असल में आप लोग तो ज्यादातर कंप्यूटर्स के हैं ना, जो नहीं भी है तो ये रिकर्जन चलेगा इसके ऊपर, राइट। 4 3 की टर्म्स में आएगा, 3 2 की, और 2 वाला डिटर्मिनेंट आपको आता ये है, तो सही है। काफी टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो जाएगा? वेरी गुड, इसका भी मैं जवाब देता हूँ। आप ये बताओ, पहले कंप्यूटर साइंस के हो इकोनॉमिक्स के हो? सर CS के हूँ। वेरी गुड यार, फिर तो आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। आपने एंड ऑफ द डे क्या लिखना है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना है भाई। और कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो आपको बड़ी जल्दी आंसर देगा। किसका, ये बताओ टॉपिक क्या चल रहा है? जगह हम भूल तो नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। तो आप एक फाइल किसका कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें, पाइथन में लिख लें, किसी में भी लिख लें, एंड देन यू विल गेट द आंसर। देखें, असल मसला पता है क्या होता है, जब हम आपको चीजें समझाते हैं ना, तो हम हर एक पॉइंट को समझाते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट नहीं होता भाई। आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सर ने इतना समझाया, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो तो समझाने के लिए यार। इम्प्लीमेंटेशन में तो जो एंड रिजल्ट है उसको आपने क्या करना है, एक थ्योरम बनानी है, फिर एक एल्गोरिथम बनाना है, फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी है। ओके, चलते हैं आगे चलते हैं। तो माइनर समझ गए आप, माइनर क्या है, ये जो आपने सब मैट्रिक्स लिए है ना, इसका डिटर्मिनेंट इज माइनर। अच्छा, फिर कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर ऑफ AIJ। ये असल में ये जो माइनर है ना AIJ, इसका साइंड वर्जन होता है। क्या होता है, साइंड वर्जन, -1 की पावर I प्लस J। ये क्या कहलाता है, कोफैक्टर ऑफ AIJ। फर्क क्या है दोनों में, सिर्फ साइन का फर्क है। मैं ऐसा करता हूँ, आगे जाने से पहले आपको एक 3/3 के मैट्रिक्स में ले जाता हूँ ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। वहां मैं आपको समझाता हूँ माइनर और कोफैक्टर का क्या फर्क है, ठीक है। तो लिख दें एक 3/3। चलो लिखो भाई, एक 3/3 लिखो। फर्ज कर लें हमारे पास A ये है 1 2 3 यानी सर 1 0। डिटर्मिनेंट निकालते वक्त साइन वो होते हैं ना, चेंज होते हैं, पहला पॉजिटिव फिर दूसरा नेगेटिव फिर तीसरा पॉजिटिव। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जबरदस्त। तो आप मुझे बताओ कि A11 क्या होगा। A11 तो पॉजिटिव होगा पहला सर, फिर दूसरा नेगेटिव एक होगा। मिनट जरा आराम आराम से चलो। ये एक मैट्रिक्स होगी भाई, पहले मैट्रिक्स लिखो ताकि समझ में आए। A11 एक मैट्रिक्स है, इसका जो डिटर्मिनेंट है ना, ये माइनर है A11 का। ये हो गया, कितना हो गया, -63, नहीं सॉरी -42। समझ में आ गया, A11 -42। ये क्या है, माइनर है A11 का। कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर भी इस केस में सेम है, सेम इसलिए होएगा। कि माइनर को आप मल्टीप्लाई करोगे -1 की पावर 1 + 1 से, तो वो प्लस ही होगा ना। इसका मतलब है इस केस में क्या है, दोनों सेम है। अब मैं आपसे पूछता हूं A23, व्हाट इज A23। सेकंड रो को हटा दो, थर्ड कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा, क्या 1927। सेकंड। अच्छा ठीक है, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम 1136 बचेगा ना, ये 6 है, 1136। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अच्छा डिटर्मिनेंट बताओ A23 का। सर 3 होगा। ये तो हो गया ना माइनर। माइनर होगा, कोफैक्टर -3 होगा। हाँ, को फैक्टर जो होगा वो ये होगा कि -1 की पावर 2 + 2 3 + 3 हो जाएगा। इंटू
A23, तो A23 जो है 3 आया और ये 5 आ गया, तो ये -3 आ गया। तो दोनों का फर्क समझ गए ना, को फैक्टर का और माइनर का। अल्टरनेट चलते हैं, ये अल्टरनेट चलते हैं, यानी इस एलिमेंट का को फैक्टर और माइनर सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, इसका सेम होगा, तो बाकी जो 4 बच गए उनका डिफरेंट होगा। इसलिए कि इनकी जो रो एंड कॉलम का सम है वो ऑड नंबर है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सारी बातें, माइनर, को फैक्टर, सब मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, सर? ठीक है जी। जी सर बोलो बोलो। ये को फैक्टर आप दोबारा समझा देंगे? मैं दोबारा समझा दूंगा। पहली तो बात आप ये पहले तो आप मेरे दो तीन सवालों का जवाब दीजिएगा कि अगर ये ए है, जैसे मैंने अभी लिखी थी ए 137, दूसरी लिख रहा हूं मैं 234 11 -1। पहले आप मुझे ये बताओ बीबी, इसमें कितने को फैक्टर्स होंगे और कितने माइनर्स होंगे, ये बताओ पहले इस मैट्रिक्स में। हेलो, 2 माइनर्स होंगे? और नहीं बीबी, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, तो 9 माइनर्स होंगे और 9 ही को फैक्टर्स होंगे। इसमें क्या समझे आप? मिसाल के तौर पर ये जो A11 है ना, इसका डिटर्मिनेंट ये भी माइनर है। A31, बल्कि मैं 32 कहूंगा, इसका डिटर्मिनेंट भी माइनर है। तो अब जरा निकाल के बताओ A11 क्या होगा, जल्दी से बताना। A32 क्या होगा ये भी बताना। A11 A11 3 4 सही है, बोलो सही बोल 3 रही है, जल्दी 4 बोलो। 1 -1। ठीक है, सिंप्लीफाई करो जरा जल्दी से, कितने आ गए? -7 आ गया ना। अच्छा, नीचे वाले का बताओ 32 का। 1 3 1 1। नहीं नहीं, 32 का मतलब है आपने थर्ड रो को गुड बाय कहना है, सेकंड कॉलम को गुड बाय कहना है, तो बाकी बचेगा 1 2 पहला कॉलम और 7 4। ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, जल्दी से बताओ। -10। -10। अच्छा जनाब, जरा आप दोबारा सुनिएगा। 1 एलिमेंट का माइनर है -7, ओके। 132 का माइनर है -10, ठीक है जी। तो A11 चूंकि इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू द माइनर विच इज -7, तो ये दोनों सेम है, कोफैक्टर भी और माइनस भी। अच्छा, अब A32 का जो माइनर होगा, जो कोफैक्टर होगा ना, वो होगा -1 की पावर 3 + 2 इंटू द माइनर। माइनर क्या था इसका? -10, तो ये क्या हो जाएगा, +10। इसलिए कि -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा ना, और एक -10 है +10। ठीक है, तो समझ गई बात आप, डिफरेंस समझ गई। कोफैक्टर में और माइनर में पहले माइनर कैलकुलेट होता है, फिर उसके साइन को एडजस्ट करते हैं। तो अगर अगर जिस एलिमेंट का आप ले रहे हैं ना माइनर, उसका रो एंड कॉलम दोनों इवन है या दोनों ऑड हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रो इवन है और कॉलम ऑड है तो फिर माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ साइन का फर्क होगा। इसलिए कि असल चीज ये होती है ना बीवी, -1 i + 1, ये फैक्टर जो है ना वो डिफ्रेंशिएट करता है कोफैक्टर को और माइनर से। तो अगर ये चीज इवन है तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और अगर ये ऑड है तो डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस सिर्फ साइन का आएगा। क्लियर हो गया, चलें आगे। लेकिन सर हम को फैक्टर निकाल क्यों रहे हैं? हाँ जबरदस्त, ये जवाब है। फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि ये हम सब क्यों कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है ऊपर? डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। इसके लिए डिटर्मिनेंट के लिए हम ये सारी थ्योरी पेश कर रहे हैं, ठीक है। और आप ये काम करते रहें, लेकिन बगैर वो सोचे हुए कि आप को फैक्टर निकाल रहे हो या माइनर। अगर आपने किया है पहले, कभी नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी समझ आ जाएगा। ओके, लेट्स गो दी डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, 2/2 का तो बता दिया था ना कि 2/2 का सिंपल होता है ना, ठीक है। अच्छा, चलें ये डेफिनेशन जरा गौर से देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको।
ओके जनाब, देखिए अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाह रहे हैं ना n बाई n की, तो आप इमेजिन करें आप क्या कर रहे हैं। आपके पास ये देखें, आपके पास मैं लिख रहा हूं ये a को जो ना थोड़ा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, a को मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं। पहला एलिमेंट्स क्या होगा इसका a11, दूसरा एलिमेंट्स क्या होगा a12, तीसरा 13 और आखिरी वाला क्या होगा 1n। तो अगर आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो आप एक काम कीजिए, a11 को पकड़िए, पकड़ लिया ना ये वाला एलिमेंट्स। ऐसा करते हैं, साथ साथ जरा काम भी करते हैं। मैं एक 3x3 की मैट्रिक्स लिख रहा हूं और हम उसका क्या करेंगे, हम उसका जो है ना डिटरमिनेंट निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एक 3x3 का, सही है। और मैं जो डिटरमिनेंट लिख रहा हूं वो ये लिख रहा हूं 1 2 4 1 0 1 0 2 0, ठीक है जी, ताकि प्रैक्टिकल काम हो। अच्छा, अब आप मुझे एक काम करें ना, ये थ्योरम समझाने से पहले आप मुझे जरा ये बता दीजिए डिटरमिनेंट ऑफ a11 क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a12 क्या होगा और डिटरमिनेंट ऑफ a13 क्या होगा। प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी सी। a1 माइनस 2 होगा सर। नहीं, पहले यहाँ लिखो ना, a11 का मतलब क्या है, 0 0 2 1 0। कितने आ गए, ये -2, बिल्कुल सही कहा आपने। और a12 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो गायब हो गई, सेकंड कॉलम गायब हो गया, क्या 2 बचा, 2 4 0 हो गया। सही लिख रहा हूँ 2240। और कितना हो गया ये, इसका -6 होगा सर। -8 होगा ना। -6 सर, 2 माइनस भी हो जाएगा ना। क्या मतलब यार, क्या बोलता है भाई। हाँ ये सही मल्टीप्लाई, सही ये सही है, वो 2 0 से मिलेगा। अच्छा 13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो गई और थर्ड कॉलम गया, 2041, +2 आ जाएगा। +2 आ गया, ठीक है। जरा गौर से बताइएगा, -2 जो है ये a11 का माइनर है या कोफैक्टर है। -2 a11 का कोफैक्टर है या माइनर है। क्या माइनर है ना। वैसे ये वाला भी सही कह रहे हैं, ये माइनर भी है, कोफैक्टर भी है, को फैक्टर भी है दोनों। दोनों है। लेकिन ये क्या है, ये माइनर है, ये कोफैक्टर नहीं है। ये नहीं सर। सिमिलरली ये जो 2 है ना, ये कोफैक्टर भी है और माइनर भी है। क्योंकि मैं वजह बताता हूँ ना, जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट होती है वो माइनर होती है, फिर उसका साइन एडजस्टमेंट जो होता है वो कोएफिशिएंट बनाता है। तो यहाँ पर a11 है, इसको अगर आप -1 की पावर 1 + 1 करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना। लेकिन सर तो -2 जो है ना वो दोनों है, ये कोफैक्टर भी है माइनर भी है। लेकिन ये जो -8 है ये जो है माइनर है, लेकिन अगर आप 1 2 को देखें 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 -1 -8 और 8। तो इसका जो कोफैक्टर है वो 8 है, 1 2 एलिमेंट्स का। और इसी तरीके से 1 3 का कोफैक्टर और माइनर क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालनी है तो जरा गौर से देखें, मैं इसको समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, गौर से देखिएगा। आपने पहला एलिमेंट लिया, मैं इसके हवाले से बात कर रहा हूं। पहला एलिमेंट क्या है, a11 1 है ना। a11 का डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला हुआ है, कितना है -2। फिर आपने माइनस किया, आपने 1 2 लिया, ये वाला एलिमेंट है 1 2, ये भी 1 है। फिर आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 निकाली, वो -8 है। फिर आपने क्या काम किया, जरा इसको देखें आप, यहाँ पर n क्या है 3 है ना, तो आखिरी नंबर क्या होगा, प्लस होगा। वैसे भी नजर आ रहा है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। यहाँ पर क्या होगा, तीसरा एलिमेंट 0, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, मतलब a13 का क्या है 2 है। तो ये बताओ जरा टोटल कितना आ गया 6। तो 6 इज द डिटर्मिनेंट, क्या है 6। आप समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा था। मैं आपको एक स्पेसिफिक केस में डिटर्मिनेंट का फार्मूला बता रहा था। अब हम जनरल केस में चलते हैं। पहले इसके बारे में कुछ पूछना है, मैं इसको इरेज करने वाला हूं जो मैंने लिखा है। किसी को अगर कोई चीज पूछनी है तो पूछे जल्दी से, नहीं पूछनी, ओके, दैट मीन्स कि आई कैन इरेज इट।
ओके सो पहले मैंने क्या लिखा था, इस ए को क्या लिखा सर था, कैसे एक्सपेंडेड। समझा सकते हैं? बीबी मैंने उसको डिलीट कर दिया, मैं पूछ तो रहा था, किसी को पूछना है। अब मैं इसमें समझा देता हूँ ना, वो तो एक स्पेसिफिक केस था ना, अब जनरल केस में समझाता हूँ। आपको सही। डिटर्मिनेंट निकालना है, किसका निकालना है, ए का निकालना है ना। तो ए जो है वो पहली रो क्या है, 1 1 1 2 अप टू आखिरी एलिमेंट क्या होगा इसका, 1 n होगा ना। देखिए अगर आपने डिटर्मिनेंट निकालना है ना किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप फोकस करते हैं कोई एक रो ले लें या कोई एक कॉलम ले लें, आप पर है। शुरू में तो हमने कहा ना आप पर है, लेकिन फिर जाहिर है आप कहेंगे सर अगर मुझ पर है तो मैं कौन सा लूं, तो वो आपकी समझ में आ जाएगा। ऐसी रो और ऐसा कॉलम लेना चाहिए जिसमें ज्यादातर जीरोज हों। क्या हो, ज्यादातर जीरोज हों। तो अब हमने क्या करना है भाई, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ये कहता है कि आप सबसे पहले A11 लीजिए, फिर इसका आप सब मैट्रिक्स लिए कैपिटल A11, ठीक है। फिर इसकी आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, इसको मल्टीप्लाई कर दें A11 से, फिर आप माइनस करें, आप दूसरा एलिमेंट उठा लें और इसी एलिमेंट का आप क्या लें, सब मैट्रिक्स लें कैपिटल A12, उसका डिटर्मिनेंट लें, फिर सो ऑन करते जाएं। पहला प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तीसरा प्लस होगा, आखिर में क्या आएगा, ये वाला नंबर आएगा A1n, ठीक है। इसका सब मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट। अच्छा साइन पता क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास इवन कॉलम्स हैं या ऑड कॉलम्स हैं, राइट। तो आपको याद है ना, अगर 3 कॉलम्स थे तो इस तरह जा रहे थे, प्लस माइनस प्लस। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था, 4 कॉलम्स होंगे तो इस तरह से जाएंगे, ठीक है। और ये जो माइनस है ना, देखें खुद ब खुद आ जाएगा। ये जो है ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर 1 + n। अगर n 3 है तो फिर ये प्लस हो जाएगा आखिरी नंबर, और अगर n 4 है तो ये आखिरी नंबर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को आप सिग्मा नोटेशन में भी लिख सकते हैं, j रनिंग फ्रॉम 1 to n -1 1 + j A1 j। इसको समझा दूं, आप j को जब 1 रखेंगे ना तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। जब आप j को 2 रखोगे ना तो ये 3 होगा, इसका मतलब है ये माइनस वाली टर्म आ जाएगी, राइट। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया, ये फार्मूला है। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ, बल्कि सर ऐसा करता हूँ। हाँ मेरा बोलो। एक क्वेश्चन है कि सर जैसे हम 4/4 और 5/5 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हम उसको सब मैट्रिक्स में लाते लाते जो 2/2 का आंसर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा उसका। वेरी गुड। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने बहुत अच्छा सवाल किया। फर्स्ट कर लें कि ए जो है वो है 4/4, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब क्या होंगे, मैट्रिक्स होंगे सर ऑर्डर बताओ बाबा। 3/3 के। अब आप पता क्या करेंगे, आप ये लाइन लिखने के बाद भूल जाएंगे, उसके बाद एक नई लाइन शुरू करेंगे। कौन सी लाइन शुरू करेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा 1 1 का, 2/2 का। एक की टर्म में आ जाएगा, 2/2 की टर्म में आ जाएगा। सिमिलरली ये भी आएगा 2/2 की टर्म में, ये भी आएगा 2/2 की टर्म में। ये कैलकुलेट कर, लेकिन सर अब यहाँ 3/3 के तो हर मैट्रिक्स जरा के सुनो सही, सुनो पहले मुझे कहने दो ना। ये 2/2 के जब आ गए ना तो इनकी मदद से 3/3 आ जाएंगे, और 3/3 की मदद से 4/4 आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल रिकर्जन, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। और इकोनॉमिक्स वालों के लिए पैगाम ये कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जब आपके पास 4/4 हो तो पहले 3/3 पे जाते हो, फिर हर 3/3 का पिक करते हो, उसको 2/2 में लिखते हो, और 2/2 में आगे जाने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना रिकर्जन एंड हो गया, उसका फार्मूला होता है, फिर आप बैकवर्ड चलते हो। अब बताइए क्या कहना चाह रहे हो बच्चों, जल्दी बोलो। यानी सर अब जैसे ये 3/3 के मैट्रिक्स बनाए तो हर मैट्रिक्स में से फिर 3 सब मैट्रिक्स निकलेंगे ना। आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मेथड है एज इट इज। अब आपके वो जवाब सवाल सही है कि इसका जो रनिंग टाइम होगा ना वो बहुत खौफनाक होगा। मतलब आमतौर पे इसका रनिंग टाइम जो है ना O(n³ होता है। अगर n 10 हो गया तो 10 की पावर 3, तो भाई इतना बड़ा नंबर है कि कंप्यूटर जो है ना वो लगाएगा महीनों। तो उसके लिए फिर हम शॉर्टकट दूसरे तरीके इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसी पे बेस करते हैं। मतलब छोटे केसेस में नहीं आएगा मसला 3/3 4/4। एक चीज होती है ना कंसेप्ट, एक चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन
इन द कंसेप्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर हम बताएंगे कि किस तरीके से इसको ट्यून करना है, समझ रहे हैं ना, ट्यूनिंग करेंगे फिर, अभी तो हम सिर्फ एक एल्गोरिथम दे रहे हैं। चलें आगे, राइट, लेट्स मूव। अच्छा, मूव करने से पहले आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर यही 4x4 की मैट्रिक्स में, जरा अब स्पेसिफिक हो जाता हूँ, नहीं 3x3 का ही रखता हूं मैं, और फर्ज कर लें कि मेरा दिल चाह रहा है कि यार मैं इधर काम करूं, किधर काम करूं, A21 A22 A23, मतलब है मैं सेकंड रो के अंडर 3x3 का डिटरमिनेंट निकालना चाह रहा हूं। तो जरा मुझे बताओगे अब क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट A क्या है, ये 3x3, और एक्सपेंशन क्या है, क्या लिखूं यहाँ पे जुमला, एक्सपेंशन बाय रो 2, एक्सपेंशन बाय रो 2। तो बताओ क्या करना है, जल्दी बोलो, कहाँ से शुरू करूं? A21 से शुरू करेंगे सर, टू सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट कर देंगे, फिर वो मैट्रिक्स लिखेंगे 2x2 का। इसमें अब हमारे आगे चलूं मैं? यही रॉन्ग है यही चीज रॉन्ग है, आपने नोट नहीं किया। मतलब है कि रॉन्ग इस सेंस में कि दिस इज नॉट द आंसर, लेकिन आंसर इससे मिलता जुलता है, पहला टर्म समझ में आ गई, माइनस क्यों आया है, समझ में आई माइनस क्यों आया है? हाँ सर, वो पावर ऑड हो जाएगी। हाँ, ये पावर पोजीशन 2 1 है ना। तो अब यहाँ पे अगर देखें ना, मैं बता रहा हूँ ना, असल में इसका पता क्या होता है, इसके लिए होता है एक चीज कहलाती है मास्क, वो ये होती है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो प्लस माइनस चलेगा, दूसरी रो से शुरू कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस शुरू करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आप रो पे चलें, आप कॉलम में भी चल सकते हैं, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जरा सेकंड टर्म बता दो क्या होगी इसकी, प्लस होगी या माइनस होगी? प्लस होगी सर। प्लस क्या होगी? A22 डिटरमिनेंट ऑफ A22 माइनस A23, डिटरमिनेंट ऑफ A23। अच्छा, इस केस में चूंकि हमने 3x3 लिया है तो इसमें वो आगे एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2x2 का, ये सब 2x2 है, इस केस में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2x2। मतलब वो ये ना, 2x2 का मतलब है कि ये वाली चीज लगेगी, कौन सी चीज लगेगी, ये वाली, ABCD बराबर इसके, ठीक है जी। अच्छा, अब एक सवाल मैं और पूछता हूँ, मेरे ख्याल वो आगे खुद ही आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब आगे चले ना, तो देखें इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि वो तो खैर हमेशा ही होता है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों जोर देता हूँ कि अर्थमेटिक मिस्टेक के बहुत चांसेस हैं। सबसे पहले तो आप यही मिस्टेक करेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। चले यहाँ से बच गए, तो फिर ये जो फर्दर सब मैट्रिसेस है ना, उनके डिटरमिनेंट में आप काफी मिस्टेक करेंगे, राइट। तो देखिए मिस्टेक तो होती है, लेकिन कैसे अवॉइड किया जाए, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप अतीक भाई का इंतजार ना करें कि असाइनमेंट आएगा, आप ऐसे करें, आज जाकर कम से कम 4 मैट्रिसेस का जो है ना डिटरमिनेंट निकालिएगा जो 3x3 की हो, और 3 मैट्रिसेस जो कि 4x4 की हो, उनका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, सही है। अच्छा, अगर आपने 3 4x4 की निकालनी ना, तो 3x3 की खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी उसके अंदर। तो आप फोकस ये करेंगे, आपने जो है ना 3 मैट्रिसेस लेनी है और 4x4 की लेनी है, और उसका डिटरमिनेंट निकालना है, और उसके बाद आपने नेट पे जाना है, ढूंढना है डिटरमिनेंट कैलकुलेटर, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेटर से आंसर निकाल के खुश हो जाएं, आपने जो आंसर निकाला उसको वेरीफाई कीजिएगा। ओके, सो लेट्स गो फर्दर, आगे चलते हैं भाई, काफी टाइम लगा दिया इस पे, बट इट इज वर्थ स्पेंडिंग टाइम, इस पे लगाया, सही लगाया हमने। ओके, स्लाइड नंबर 2, 4 पे पहुंच गए। ओके जी। अच्छा, ये वही है जो थोड़ा इसको हम जरा क्विकली कर लेते हैं, जो अभी हमने प्रैक्टिस की थी ना, ये वही चीज है। ओके, ये आप समझ गए ना, ये फार्मूला कहाँ से आ रहा है, ये वही पिछले केस से आ रहा है कि आपने यहां से शुरू किया, पहली रो का 1 एलिमेंट लिया और इसके माइनर से माइनर का डिटरमिनेंट लिया, फिर आपने माइनस के साथ 2 लगाया और ये लिया। अच्छा, अब ये देखें गौर से, अब ये जो तीसरा एलिमेंट है ना, ये कुछ बता रहा है,
आपको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप जो भी करोगे किससे मल्टीप्लाई होगा, वो 0 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यही चीज सजेस्ट कर रही है ना कि आपको ऐसा रो या ऐसा कॉलम लेना है जिसमें ज्यादा जीरोस हो। तो इसमें जो आपके पास चॉइस है ना, एक तो यही चॉइस है। चलो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या आएगा आंसर? ये 1 टाइम्स, आगे क्या लिखूं मैं? -1 ठीक है, -2 टाइम्स 3 -4, तो ये हो गया -1 पहले से आया। दूसरी तरफ से क्या आएगा? मेरा ख्याल है दूसरा भी माइनस हो जाएगा ना, या प्लस होगा? नहीं, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहा है कि ये जो आपने, इसका आंसर 1 आ गया ना, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। अब ये कह रहा है कि आपने ये जो ऐसे लिखा था ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें ये होगा कि फिर ये जो लिखा है ना बार बार डिटर्मिनेंट, इसकी जरूरत नहीं आएगी। लेकिन फिर ये जो लाइनें हैं ना, ये ब्रैकेट नहीं हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? ये वर्टिकल लाइन में चेंज हो जाएंगी। चीज वही आएगी आपके पास। अभी इसका आंसर क्या आया था? 1 आया था ना? हाँ 1 आया। ये इसने नीचे भी किया है। अच्छा किया नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका आंसर 1 आएगा। अच्छा अब एक हम और काम करते हैं, हम अपने आंसर को अच्छा पहले तो आप मुझे ये बताओ, ये जो मेथड डिस्कस कर रहे हैं, हाउ मेनी वेज आर देयर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3? कितने तरीकों से आप निकाल सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट? यार बता दो ना, इतनी क्या शर्मा रहे हो, कितने वेज हैं? यार 9 वेज होंगे। इधर 2 कह रहे हो, उधर 9 कह रहे हो। भाई 6 तरीके होंगे, 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। या तो आप रो वाइज चले जाओ या कॉलम वाइज चले जाओ, तो 6 तरीके हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया। ये बताओ 6 में से कौन से ज्यादा प्रीफर करोगे आप? बाई विच कॉलम एंड विच रो? जिसमें जीरो ज्यादा होंगे सर। बिल्कुल, एक तो इसको प्रीफर करोगे, दूसरा आप इसको भी प्रीफर करोगे, और तीसरा इसको भी प्रीफर करोगे। यानी ये जो 6 थे ना, इसमें 3 ऐसे हैं जिसमें आपका कंप्यूटेशन जो है ना 33% कम हो जाएगा, इसलिए कि 0 आ जाएगा ना। बाकी जो 4 हैं, सॉरी बाकी जो 3 है, उसमें आपको तीनों डिटर्मिनेंट निकालने होंगे, मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो हम ऐसा करते हैं ना, थोड़ा मुश्किल वाला भी काम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आंसर तो हमें पता है ना। आप मुझे बताओ कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम के जरिए से जाऊं तो क्या आएगा? क्विकली बताओ आंसर। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? उसके बाद माइनस लगाऊंगा ना, आप क्या लिखूं? 3 के साथ क्या आएगा? 2001 आएगा। उसके बाद क्या लिखूं? फिर 20 -1 2 आएगा। +2 2 0 -1 एंड 2। अच्छा जनाब, यहाँ से क्या आएगा आफ्टर डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लिकेशन? ये -1 आ जाएगा। दूसरे में ये पूरा मिलाकर दूसरे -6 आ जाएगा। तीसरे में क्या होगा? सर 8 आ जाएगा। 1, जो कि हमें पहले से पता है। ये हो ही नहीं सकता कि किधर से 1 आए और दूसरी तरफ से 1 ना आए। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, ऑलराइट। अच्छा अब ये उसी को देखें। अब ये जो है ना, ये वही फार्मूला जो हमने पहले लिखा था ना, ये कह रहा है कि आप ये वही चीज आ रही है कि ये जो आपके पास था ना, AIJ का डिटरमिनेंट, ये क्या था? माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है? माइनर ऑफ AIJ। और ये क्या कहलाता है? कोफैक्टर ऑफ AIJ। ठीक है, अगर आप कोफैक्टर की टर्म्स में लिख रहे हैं ना, तो फिर आपको सारे प्लस लेने पड़ेंगे। उसका रीजन बड़ा सिंपल है ना। देखें, जब आप माइनर की टर्म में लिख रहे थे ना, तो आप इस तरह से लिख रहे थे 1 M11 -2 M12 +0 M13। मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको पता है ना कि ये चीज और ये चीज अगर आप इसको -1 की पावर में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये भी है ना प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
लेकिन जब आप इसको और इसको मिलाएंगे ना तो ये फिर कोफैक्टर बनेगा ना, माइनस और 1। तो इसका मतलब है कि कोफैक्टर में आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं प्लस से शुरू करूं या माइनस से शुरू करूं, आप सबको प्लस लेते हैं। मगर बात वही है यार, अभी आप अगर आप आराम देख रहे हैं तो आगे जाके तो सोचना होगा ना कि C1 जो कैलकुलेट करोगे तो उसके साथ माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो बात वही है, बाज़ाहिर इस तरह लिखने से लगता है कि यार ये बड़ा आसान है, लेकिन ये सिर्फ एक, इसको कहते हैं ना, धोखा है, राइट। आप कोफैक्टर लिखो या माइनर लिखो, यू हैव टू बी केयरफुल। देखने में आसानी लगती है कि कोफैक्टर में हर चीज प्लस है, लेकिन जब कैलकुलेट करोगे तो आपको याद है ना, फार्मूला तो यही है ना भाई, कोफैक्टर किसकी टर्म में आएगा, माइनर की टर्म्स में आएगा, राइट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, कोफैक्टर एक्सपेंशन अलोंग रो 1, ये वाली कोफैक्टर एक्सपेंशन है। ये वाली कौन सी थी, माइनर एक्सपेंशन अक्रॉस रो 1। ठीक है सर अगर हम लोग ये जो माइनस की हम जो पावर लेते वो हम शो ना करें तो उससे कोई मसला है? नहीं नहीं, देखें अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो ना, जैसे इस तरह, एक मिनट बताता हूँ क्या जवाब है। मैं जरा आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए पहले आप इस तरह से लिख रहे थे M11, बल्कि इस तरह से लिख रहे थे। मैं इस मैट्रिक्स पे नहीं जा रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। A11 M11 माइनस A12 M21 प्लस A13 M1, ये मेरे ख्याल है कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। सर सही लिखा है। नहीं सही नहीं लिखा यार, 11 11 12 के साथ भी 12 होना चाहिए ना, मैंने 21 लिख दिया था पहले। 13 13। अब इसमें आप, और ये क्या है, ये माइनर है, ठीक है, और कोफैक्टर क्या होगा, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये माइनर एक्सपेंशन है, ये कोफैक्टर है। अब आप जरा सवाल सोच समझ के करना, मेरे ख्याल है आपको सवाल का जवाब मिल गया है। बोलो, हेलो, क्या था सवाल? ये सर अगर हमें वो नेसेसरी कि हम लोग ए की पावर शो, ये -1 की पावर शो करें? मैंने कहाँ शो किए, ना यहाँ शो किए ना यहाँ शो किए, यहाँ पे शो है। तो डिपेंड कर रहा है ना कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं फार्मूले को। तो यही सर, अगर हम लोग प्लस नेगेटिव के साइन के साथ डायरेक्ट करते हैं तो हमें नीड नहीं पड़ेगी शो करने की? हाँ तो सही है ना, मैंने इसीलिए तो लिख दिया, ये रहा ना, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। ठीक है, सर जो ये ऊपर वाली जो टर्म है m वाली, ये हमारे पास कोफैक्टर है ना, नीचे वाली तो माइनर है ना? अरे उल्टा बोल गए खुदा के लिए, ये वाली चीजें माइनर हैं। ये इस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं। M11 का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A11, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A12, ये माइनर हैं। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है -1 की पावर 1 + 1 इंटू ओ, डिटर्मिनेंट ऑफ A11। सही, समझ आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोफैक्टर है वो साइन करेक्शन टाइम्स द माइनर। ठीक है, सही चलें है आगे, आगे सर। आगे चलते हैं। ओके जी, ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो रहा है भाईजान? ओके, वही जो मैथमेटिशियन की पसंदीदा चीज है, थ्योरम आ गई। हाँ ओके, अच्छा, थ्योरम में कोई नई चीज नहीं है, हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर आप कोफैक्टर की टर्म्स में है तो ऐसे लिखें। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हमारा आई जो है वो क्या चल रहा था, 1 चल रहा था ना, तो ये सारे के सारे जो आई नजर आ रहे हैं ना, ये सब के सब क्या थे, 1 थे ना। तो इसका यही कहना है कि साहब जरूरी नहीं है कि आप 1 पे चलें, आप अगर आप 2 पे जाएंगे तो ये सारे आई क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो असल में इसने पता क्या काम किया, इसने ith रो लिए। तो मेरे ख्याल है थोड़ा सा आप मुझे ये बता दें, ith रो का मतलब ये है, पहला एलिमेंट्स क्या होगा, ए, जल्दी बोलो, ith रो का पहला एलिमेंट्स क्या होगा, AI1, दूसरा क्या होगा, AI2 AI2, और आखिर में क्या आएगा, AIN। ये वही तो नंबर है। ये उठाया AI1, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा उठाया उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर आखिरी उठाया उसे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया।
अच्छा, अब ये कहता है कि साहब जरूरी नहीं है कि आप हमेशा रो में चलें, आप कॉलम वाइज भी चल सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये जेथ कॉलम है तो जरा मुझे बताएंगे इसकी पहली एंट्री क्या होगी? 1J भाई, पहली एंट्री जेथ कॉलम। दूसरी क्या होगी? 2J। आखिर में पहुंचोगे तो कहां पहुंचोगे? ANJ। तो यही तो हो रहा है दूसरे में। आपने A1J उठाया, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने क्या पिक किया? A2J, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। और ये बता रहा है कि जब आप कोफैक्टर निकालोगे ना तो असल में तो आप माइनर ही निकालोगे ना। जैसे इसका कोफैक्टर है ना, तो आप ये वाला डिटरमिनेंट है, इसको प्लस रखोगे। जब आप इसका कोफैक्टर निकालोगे ना तो पहले तो आप माइनर पर ही जाओगे ना, वो निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? माइनस साइन से। तो ये सिर्फ आपको बता रहा है कि आप माइनर के, यानी ये असल में ये कह रहा है कि आपको ये रखने की जरूरत नहीं है याद। आप वही काम करें, क्या काम करें, सबके माइनर निकालते रहें और फिर इस मैट्रिक्स के हिसाब से देख लें, साइन मैट्रिक्स कहलाती है, कि किन का साइन चेंज करना है और किन को रिटेन करना है। ओके, चलिए, ऑलराइट, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये वही आ गया, अब तो सिर्फ प्रैक्टिकल है, ये हम काम कर चुके हैं, हम दोबारा से कर लेते हैं, लेकिन मैं डिफरेंट अंदाज में करूंगा, इसलिए इसी को रिपीट करने से फायदा नहीं है। पहले आप ये मुझे बता दें कि ये जो बल्कि लिख ही दिया है इसने, क्या लिख दिया है? कॉलम 3, ठीक है, इस कॉलम पे चल रहा है ये। और अगर आपको इस कॉलम को देखें अगर आप पहला एलिमेंट पकड़ लेना तो बाकी सब आ जाएंगे। पहला कैसे पकड़ते हैं? प्लस माइनस प्लस, तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे प्लस साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे माइनस साइन नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लस साइन नजर आ रहा है। और ये जो नंबर है ना 0 2 1, ये वाले नंबर है। और ये 3 -1 2 क्या है? आपने इसको गायब किया, इसको गायब किया, क्या बच गया? 3 -1 2 0। दूसरे में आपने क्या किया? आपने ये वाला नंबर लिया ना 2, माइनस तो वो है, माइनस साइन होगा इसलिए कि इसका माइनस है। फिर इसके बाद आपने क्या किया? इसको कहा गुड बाय, क्या बचा? 1 2 2 0, ये आ गया, एंड सो ऑन, आपके पास आ गया 1। ठीक है जी, क्या हो गया यार, आप जल्दी आ गए या मैं लेट हो गया? ओके, ये नंबर 3 था। मेरे ख्याल एक आध स्लाइड और देख लेते हैं, अगर जल्दी से कर लेते हैं। हाँ, ये बड़ी, एक मिनट देखें इसमें क्या लेसन दिया जा रहा है, ये जरा गौर से सुनिएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा है कि अच्छा, इसमें कितनी चॉइसेस है हमारे पास? टू फाइंड द डिटरमिनेंट, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 16 चॉइसेस है ना, सॉरी 8 है। 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। तो आपको सबसे बेस्ट चॉइस कहाँ लगती है? बेस्ट तो यही होती है ना, कम से कम काम करना पड़े। फर्स्ट कॉलम, क्लियर हो गया? फर्स्ट कॉलम, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा आप क्या करोगे? 1 को एज इट इज ले जाओगे, पहली रो एंड पहले कॉलम को गुड बाय कहोगे, बाकी क्या बचेगा? 2 1 5 0 2 1, तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ हो गए, ये माइनस साइन इसलिए कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन होगा ना, प्लस माइनस प्लस माइनस। अच्छा जी, उसके बाद क्या करोगे दूसरे एलिमेंट्स के लिए आप? अच्छा देखिए, मजे की बात है कि दूसरे एलिमेंट तो 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो आप लिखोगे तो यही ना, लेकिन इसके कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं आएगी। फिर आपके पास क्या आएगा? ये 0 आएगा। आप उसके बाद क्या लिखोगे? ये चीजें लिखोगे, लेकिन टेक्निकली ये 0 है तो इसकी पेश नहीं आएगी जरूरत। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप चाहते तो आप डायरेक्ट बता सकते थे, क्या बता सकते थे? कि ये डिटरमिनेंट जो है ना वो 1 टाइम्स इसके बराबर है। बेसिकली वो यही हो रहा है, ये वाली चीज। आगे तो सब 0 है। अब इसका कैसे निकलेगा? हाँ, इसमें भी वही चीज है, आपके पास चॉइस है। आप पहले कॉलम पे जाओगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स दिस वन, बाकी तो चूंकि 0 है तो उसकी जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या आ गया इसका? 14। ओके, अब ये वही कमेंट है जो हम आप लोगों ने भी पहले ही बता दिया था। क्या बता दिया था? कि मेथड ऑफ कोफैक्टर एक्सपेंशन इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज मैट्रिसेस। ठीक है, तो जाहिर है अगर ये प्रैक्टिकल नहीं है तो कोई चीज प्रैक्टिकल ढूंढनी पड़ेगी। तो वो फिर मेरे ख्याल है नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।